हाँ जी 10th क्लास, कैसी चल रही है आपकी एग्जाम प्रिपरेशन? कल आपका मैथ्स का एग्जाम है। चलिए आपकी तैयारी को बूस्ट अप कर देते हैं। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं मार्च 2017 का पेपर। क्योंकि इस पेपर का सिलेबस और पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप कल एग्जाम देने वाले हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को करने से आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए नोटबुक और पेन लेकर रेडी हो जाइए मेरे साथ इन सभी क्वेश्चंस को करने के लिए। ये सेट ए है, 80 मार्क्स का ये पेपर 3 आवर्स का है। इस पेपर में 16 क्वेश्चंस 1 मार्क के, 5 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के, 6 क्वेश्चंस 4 मार्क्स के और 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के हैं। अंडरस्टैंड? सबसे पहले हम सेक्शन ए के 16 क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इफ HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड LCM। HCF हमें दे रखा है और LCM की वैल्यू फाइंड करनी है। सीधा सिंपल फॉर्मूला यहां लगेगा। फर्स्ट नंबर पहली संख्या मल्टीप्लाई सेकंड नंबर यानी दूसरी संख्या इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। अब पहली संख्या क्या है? 306 और दूसरी संख्या है 657 इज इक्वल टू HCF की वैल्यू है 9 और LCM की वैल्यू फाइंड करनी है। मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं, तो ये 9 डिवाइड में आ जाएगा। 306 657 डिवाइडेड बाय 9 LCM। 9 से आप कैंसिल करेंगे, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 और इन दोनों नंबर्स की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास LCM आ जाएगा 2 2 3 3 8। ओके, सो B is correct answer. Now question number 2, the zeros of this। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और हमें इसकी जीरोस फाइंड करनी है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है ये। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, हमें इसकी जीरोस फाइंड करनी है इज इक्वल टू 0। यानी आपको ऐसे नंबर्स फाइंड करके आने हैं जिनकी मल्टीप्लाई -18 आती हो और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -7 आता हो। अब ये फैक्टर कैसे फाइंड किए जाते हैं? 1 इंटू 18 होता है, 2 9 जा भी 18 होता है, 3 6 जा 18। पहले आप 18 के फैक्टर्स बनाएंगे और इनमें से उसे सेलेक्ट करेंगे जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -7 आता हो, यानी ये 2 9। अब आपको आंसर क्या चाहिए? -7। -7 कब आएगा? आंसर में माइनस तब आता है जब बड़े नंबर के आगे माइनस होता है, यानी ये वैल्यू माइनस की और इसे क्या करना पड़ेगा? प्लस। इन दोनों के साथ आप क्या लगाएंगे? x, यानी ये फैक्टर्स आ गए। फर्स्ट टर्म एज इट इज और इस -7x के प्लेस पर आपको ये दो टर्म्स लिखनी है, +2x माइनस 9x और -3 एज इट इज। अब यहां से 2x कॉमन लिखा जाएगा, 2 3 जा 6 प्लस ये 2x कॉमन जा चुका है, क्या बचेगा? 1। यहां से कॉमन आएगा -3 और 3x प्लस 1। ये दोनों माइनस प्लस में चेंज हो गए क्योंकि हमने माइनस को कॉमन ले लिया। जैसे ही ये दोनों ब्रैकेट्स सेम आ गई तो 3x प्लस 1 को एक बार लिख देंगे और 2x माइनस 3 को दूसरी ब्रैकेट में। दो नंबर्स की प्रोडक्ट, उनकी गुणा अगर 0 होती है, आइदर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 0 और सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 0। या तो 3x प्लस 1 की वैल्यू 0 है या फिर 2x माइनस 3 की वैल्यू 0 है। यहां से आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। प्लस के नंबर राइट साइड जाकर माइनस में, मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में। सिमिलरली -3 राइट साइड जाकर प्लस और मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में। ये आ गए जीरोस यानी शून्यक।
-1/3 और 3/2. So A is correct answer. Now question number 3. इक्वेशंस गिवन है और अगर ये कंडीशन कंप्लीट होती हो तो हमें बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही है. कंडीशन क्या है? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2. अगर ये सभी इक्वल हो तो हल के बारे में आप क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि इसके हल अपरिमित होंगे. जब यहां दोनों प्लेस पर इक्वल का साइन होता है तब हल अपरिमित होते हैं. अगर कंडीशन ये हो जाती तब क्या कहा जाता है? अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन. ओके. और अगर कंडीशन में ऐसे आ जाता A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2, तब कहा जाता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. 15th टर्म ऑफ AP. ये बच्चों का फेवरेट क्वेश्चन होता है. आपके पास AP गिवन है और यहां पर हमें 15th टर्म फाइंड करनी है. बताइए A15 का क्या रूल होता है? A + 14D. A की वैल्यू और D की वैल्यू पुट करनी है आपको. यहां A होता है फर्स्ट टर्म और D के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया जाता है. 5/3 - 1/3. 5 - 1 4/3 एज इट इज. अब ये वैल्यूज यहां पुट की जाएंगी. 1/3 प्लस 14 इंटू 4/3. ओके. 1/3 प्लस 14 4 जा 56 अपॉन 3. 56 प्लस 1 57. 57/3. अब अगर ये टर्म्स कैंसिल हो रही हैं तो आप इन्हें कैंसिल कर देंगे. 3 1 जा 3, 3 9 जा 27. हमने यहां पर कैंसिल क्यों नहीं किया? अगर हम यहां कैंसिल कर देते तो ये एलसीएम लेने में थोड़ी सी हमारा काम बढ़ जाता, इसलिए हमने पहले एलसीएम लिया और बाद में कैंसिल कर दिया. वैसे 3 और 56 कैंसिल हो नहीं सकते, हम कैंसिल कर भी नहीं सकेंगे. 3 से आप 56 को कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि 6 + 5 11 होता है और 11 3 से डिवाइड नहीं होता. तो आंसर विल बी 19. So D is correct. Now fifth question. If third term of an AP is 5, seventh term is 13. हमें सिर्फ और सिर्फ D की वैल्यू बतानी है और हमें दो टर्म्स गिवन है. थर्ड टर्म का मतलब A3 इज इक्वल टू 5. A7 की वैल्यू है 13. A3 का रूल क्या होता है? A + 2D इज इक्वल टू 5 और A7 का मतलब A + 6D इज इक्वल टू 13. इन दो इक्वेशंस को पहले आप सोल्व करेंगे, वहां से D की वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस माइनस. A से A कैंसिल हो जाएगा. 2 - 6 की वैल्यू -4. -13 + 5 -8. माइनस से माइनस कैंसिल और D की वैल्यू 8/4 यानी 2. कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2 आ चुका है. सो B इज करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, ट्रायंगल ODC और OAB दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं. एंगल BOC 100 डिग्री, एंगल ODC ये 60 डिग्री गिवन है. एंगल OAB यानी हमें ये एंगल फाइंड करना है. देखिए इस डायग्राम को अगर मैं दोबारा से बनाऊं तो ये एंगल फाइंड करना है. ये है 100 डिग्री और ये है 60. ओके. ध्यान से देखिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. एक स्ट्रेट लाइन पर हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है. अगर आपको एक तरफ 100 डिग्री दे दिया जाए, अगर ये 100 है तो ये कितना बचेगा? 80. इसलिए हम इस वाले एंगल को 80 लिख सकते हैं. और एक ट्रायंगल में एक एंगल 80 है, एक 60 है, तो ये वाला जो एंगल बच गया ये कैसे फाइंड करेंगे? एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. अगर आप 180 में से इस 80 और 60 को माइनस कर देंगे तो 40 आ जाएगा. यानी
थर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के दो एंगल्स आपको पता है, ये थर्ड एंगल कितना आ चुका है अब 40 डिग्री। अगर लाइंस पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल हो तो अल्टरनेट यानी एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहां पर इन्होंने पैरेलल लाइंस की कोई बात नहीं कही है, लेकिन एक बात कह रखी है, क्या कि दोनों ट्रायंगल्स कैसी हैं, सिमिलर। सिमिलर का मतलब है अगर ये वाला एंगल देखिए, ये 40 है, ये 80, ये 80 है तो ये भी 80 होगा, ये 40 है तो ये 40 होगा, ये 60 है तो ये वाला एंगल 60 होगा। हमसे ये एंगल पूछा हुआ है और ये एंगल कितना आ जाएगा 40 डिग्री। सो डी इज करेक्ट आंसर। इफ रेशो ऑफ द साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज 2:3, ये सबसे अच्छा सबसे आसान क्वेश्चन होता है। अगर दो सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड्स का रेशो 2:3 है और हमें एरियाज का रेशो बताना है, यानी भुजाओं का अनुपात दे रखा है और क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए, उनका स्क्वायर कर देना चाहिए। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो आंसर विल बी सी, 4:9। एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि इस टाइप के क्वेश्चन में जो दे रखा है वो छोटी वैल्यू है या बड़ी वैल्यू। भुजा छोटी वैल्यू होती है और क्षेत्रफल बड़ी वैल्यू होती है। अगर भुजा दे रखी हो तो आपको स्क्वायर करना है, और अगर क्षेत्रफल दे रखा हो, कह दिया जाए कि ये क्षेत्रफल का अनुपात है और इससे आपको भुजा की तरफ यानी छोटी साइड की तरफ जाना है, तो आप स्क्वायर रूट करेंगे 2:3। इस बात को याद रखेंगे आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी बिंदु P से वृत्त के ऊपर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है, ये है वृत्त और स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर। बिंदु की केंद्र से दूरी, ये वाला बिंदु इस केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर है, और हमें फाइंड करनी है सर्कल की रेडियस यानी वृत्त की त्रिज्या। ये हमें पता है कि ये 90 डिग्री होता है और 90 के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है। एक समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं दे रखी हो तो आपको सिर्फ ये चेक करना होता है कि आपको छोटी भुजा ढूंढनी है या बड़ी भुजा ढूंढनी है। हमें यहां पर छोटी भुजा ढूंढनी है क्योंकि 90 के सामने सबसे बड़ी भुजा होती है और वो हमें पता है। और छोटी भुजा कैसे ढूंढते हैं, इन्होंने इस पॉइंट का नाम दिया है P, इसे हम नाम दे देते हैं A, OA। छोटी भुजा कैसे ढूंढते हैं, बड़ी भुजा के स्क्वायर में से एक छोटी भुजा का स्क्वायर अगर आप माइनस कर देंगे और अंडर रूट लगा देंगे तो छोटी भुजा आ जाएगी। 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, दोनों को माइनस कर दीजिए, 49 का अंडर रूट 7। तो रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, हेंस डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन में आपको बताना है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ये एक वृत्त है, ये इसकी स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन, ये दूसरी। समांतर स्पर्श रेखाएं होती हैं सिर्फ 2, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्टेंस बताना है इस पॉइंट का ओरिजिन से। ओरिजिन होता है मूल बिंदु और उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, जब भी आपको 0 0 और दूसरा पॉइंट है 5 - 7, इनके बीच का ये डिस्टेंस फाइंड करना हो तो आप इस 0 0 की तरफ देखेंगे ही नहीं। ये जो नंबर है इसमें इन दोनों डिजिट्स का स्क्वायर सम और अंडर रूट, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और इन दोनों का अंडर रूट। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 74 का अंडर रूट। बस इतना ही है, 0 0 का कोई काम नहीं। ये जो पॉइंट है
इन दोनों अंकों का स्क्वायर, सम और अंडर रूट करना है। आपके पास ये दूरी आ जाएगी और दूरी कितनी आई? अंडर रूट 74। सो ए इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर, एक ट्रायंगल के तीन वर्टेक्स दे रखे हैं और हमें बताना है कि ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स दे रखे हों तो ट्रायंगल का एरिया यानी क्षेत्रफल फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, इसका एक फॉर्मूला है, ध्यान से देखना, 1/2 ऐसे ब्रैकेट x y माइनस y, अगेन x y माइनस y, अगेन x और y माइनस y, ऐसे। फॉर्मूला अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 1 2 3 का यूज करना है। देखिए 1 2 3 कैसे लिखते हैं, यहां 1, यहां 2 और यहां 3। ओके, 1 के बाद क्या आता है 2 और 2 के बाद 3, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 1, 3 के बाद क्या आएगा 1 और 1 के बाद 2। ये इस फॉर्मूले को याद करने की टेक्निक है। अगर आप इस तरह से याद करेंगे तो किसी 1 2 में कोई भी मिस्टेक कभी भी नहीं होगी। अब हमें जो पॉइंट्स गिवन है वो मैं लिख देती हूं, 1 -1 -4 6 और -3 -5, ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। इन्हें मान लीजिए x1 y1, x2 y2, x3 y3। बहुत ध्यान से आपको ये सारी वैल्यूज पुट करनी है। x1 की वैल्यू क्या है 1, y2 में से y3 माइनस करेंगे, दिस माइनस दिस, और पहले ही माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस। x2 की वैल्यू -4, तो आप यहां माइनस लिखेंगे 4, y3 में से y1 को माइनस करना है, इसमें से इसको, और ये पहले से ही माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस। x3 की वैल्यू अगेन -3 है, y1 में से y2 को माइनस करना है, इसमें से इसे, यानी -1 -6, ऐसे। अब 6 + 5 11, -5 + 1 की वैल्यू -4 होती है और -4 की -4 से मल्टीप्लाई +16, -6 -1 -7 और -7 और -3 की मल्टीप्लाई +21। ओके, अब आप इन नंबर्स को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 48 और 2 से आप इसे कैंसिल कर दीजिए 24, तो एरिया विल बी 24 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो फिर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 24 वाला, यानी सी। यहां पर सी ऑप्शन इज करेक्ट 24। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, 10a की वैल्यू 5/12 दे रखी है और हमें cos a की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, उसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, ये बन गई समकोण त्रिभुज। लिखा गया है कि 10a की वैल्यू 5/12 है। ओके, यहां आपको यूज करना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलेगा। ये वैल्यू 10 की होती है p/b, इट मीन्स ये p हो सकता है और ये b। p की वैल्यू 5, b की वैल्यू 12। हमें फाइंड करना है ये क्वेश्चन मार्क, यानी h की वैल्यू। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ी भुजा होती है, और जब आपको सबसे बड़ी साइड फाइंड करनी होती है तो दोनों छोटी साइड के स्क्वायर का सम का अंडर रूट लेना होता है, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और अंडर रूट। ये वैल्यू आ जाएगी h की 25, 144, इन दोनों का सम 169 और इसका अंडर रूट 13। इट मीन्स h की वैल्यू 13 आ गई। अब इसने आपसे पूछा गया है cos a। cos a का क्या फॉर्मूला होता है, ये b/h। b/h का मतलब b कितना है 12 और h कितना है 13, सो आंसर विल बी 12/13, यानी d इज करेक्ट आंसर।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। 1030 की क्या वैल्यू होती है? 1030, हाँ जी, 1030 होता है 1 बाय √3। अब आपको यहां स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करके लाइए 1/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 अगेन 1/3। एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहां भी आपको एलसीएम लेना है और 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 4। ऐसे लिख सकते हैं आप इसे एक बार। ये है 2/3 और ये है 4/3, 3 से 3 कैंसल, और 2/4 का मतलब क्या होता है? 1/2, यानी ये वैल्यू 1/2 आ गई। लेकिन जब आप ऑप्शन में देखते हैं तो कहीं पर भी 1/2 नहीं लिखा हुआ। इट मीन्स हमारा सवाल गलत है? नहीं, इट मीन्स हमें यह देखना है कि इन चारों में से किसकी वैल्यू 1/2 होती है। अब यहां पर वैल्यू 1/2, cos 60 1/2 होता है। ओके, तो आंसर विल बी cos 60, और sin 30 भी 1/2 होता है, लेकिन यहां ऑप्शन में sin 30 है ही नहीं, so this is correct answer. Now question number 14, द रेशो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर। हाँ जी, सर्कमफ्रेंस यानी परिधि का क्या फॉर्मूला होता है? 2πr। रेशो बतानी है हमें किसके साथ? डायमीटर यानी व्यास, और व्यास क्या होता है? त्रिज्या का डबल, यानी 2r। 2 से 2 कैंसल, r से r, क्या बचा? पाई। यहां क्या बचा? 1। तो आंसर विल बी दिस वन, बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए कोन। एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रखी है और उसकी हाइट यानी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। हमें इसकी वॉल्यूम बतानी है। कोन की वॉल्यूम, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। 1/3 πr²h। पाई के बारे में कहा गया है कि आप 22/7 लिखेंगे। ओके, रेडियस है 7 × 7, 7 का स्क्वायर करना था, और हाइट की वैल्यू है 6। 7 से 7 कैंसिल, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 14 × 22 308। क्योंकि आपने ये वॉल्यूम कैलकुलेट की है इसलिए क्यूबिक सेंटीमीटर, सो आंसर विल बी दिस वन, यानी बी इज करेक्ट आंसर। और अब हम आ गए हैं बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पर। एक एक नंबर के सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे इसके बाद। पीई की वैल्यू 0.05 है और हमें बतानी है पी नोट ई। ये क्वेश्चन भी बच्चों का फेवरेट क्वेश्चन होता है। अगर पीई की वैल्यू 0.05 है और आपको पी ऑफ नोट ई की वैल्यू बतानी है, तो 1 में से 0.05 को माइनस कर देंगे। अब 1 के पास तो डेसिमल है नहीं, कोई बात नहीं, हम दे देते हैं 1 को डेसिमल ऐसे, और इसमें से जब आप 0.05 को माइनस करेंगे 10 - 5, यहां 9 बचेगा, यहां 0 बचेगा, सो आंसर विल बी 0.95। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसी के साथ सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है। ओके, नाउ सेक्शन बी। इस सेक्शन में अब 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, प्रूव दैट 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। 6 + √2 एक अप्रिमेय संख्या सिद्ध करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम मान के करते हैं। क्या मानना है आपको? कि ये एक प्रिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है अप्रिमेय, तो हम मान लेते हैं कि ये प्रिमेय संख्या है। इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा कंट्राडिक्शन से प्रूव किए जाते हैं। माना 6 + √2 एक प्रिमेय संख्या है, और प्रिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? a/b टाइप की, b ≠ 0। अब यदि ये एक प्रिमेय संख्या है तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? a/b के, और b ≠ 0। ओके, प्लस का 6 राइट साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाएगा, a/b - 6। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो b और a - 6b = √2।
यहां पर a और b कैसे हैं? सह अभाज्य पूर्णांक बोला जाता है इन्हें, ये पूर्णांक है। ओके, अब बताइए, ये a ये b पूर्णांक है यानी इंटीजर्स हैं, और जब आप इंटीजर में से इंटीजर को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? इंटीजर। और जब आप इंटीजर से इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो ये एक कैसी संख्या आएगी? प्रीमेय संख्या। ओके, अगर ये एक प्रीमेय संख्या है और ये बराबर है वर्गमूल 2 के, इट मीन्स वर्गमूल 2 भी कैसी संख्या हो जाएगी? परिमेय। लेकिन ये बात तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि वर्गमूल 2 तो अप्रिमेय संख्या होती है। तो आप क्या लिखेंगे? परंतु a और b पूर्णांक है, परंतु a और b क्या है? पूर्णांक। अतः a माइनस 6b डिवाइडेड बाय b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और इस बात का क्या मतलब हो गया? दिस इंप्लाइज वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। ओके, परंतु यह गलत है क्योंकि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमने जो मान लिया था वो गलत मान लिया था। हमने क्या माना था? 6 प्लस √2 को परिमेय संख्या मान लिया था। अतः हमारी कल्पना गलत है और 6 प्लस √2 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या। ओके, इसके बाद की 1-2 लाइन और है जो मैंने बोली है, इसे आप अपने आप नोटबुक में लिख लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें बताना है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक -4 और 2 हैं। इस टाइप के क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है। यहां पेपर बनाने वाला आपको उलझाना चाहता है लेकिन आप उलझेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। शून्यक देना या फिर शून्यकों का योग और गुणनफल देना, इन दोनों ही बातों में फर्क है। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ शून्यक दे रखे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इनका योग और इनकी गुणा यानी प्रोडक्ट फाइंड करनी पड़ेगी पहले, उसके बाद ही आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इनका योग, जोड़, सम क्या बनेगा? -4 + 2 = -2, और इनकी प्रोडक्ट यानी गुणनफल = इन दोनों संख्याओं को पहले आप गुणा करेंगे, -8। अब जो द्विघात बहुपद होता है, अतः द्विघात बहुपद क्या बनेगा? फॉर्मूला होता है इसका क्या? x² - सम x + p। सम यानी योग, उसकी वैल्यू है -2 x और प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई है -8। ऐसे माइनस माइनस क्या बन जाएगा? +2x और प्लस माइनस माइनस, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। अंडरस्टैंड? और इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 18 फिनिश हो गया। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, देखना बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। 2 पोल्स हैं जिनकी हाइट है 7 और 12 मीटर, एक प्लेन ग्राउंड पर खड़े हैं। उन दोनों के फीट के बीच का डिस्टेंस है 12 और हमें बताना है कि उनके टॉप के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। यानी 2 खंबे दे रखे हैं, ये है 7 मीटर और एक है 12 मीटर। इनके बीच का डिस्टेंस भी दे रखा है हमें, बेस का, ये डिस्टेंस भी 12 मीटर है और इस बिल्डिंग की हाइट भी 12 मीटर। हमें बताने हैं इनके टॉप के बीच का डिस्टेंस। ये भी बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे, अगर आप यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो बताइए, अगर ये पोर्शन 7 है तो यहां से यहां तक ये पोर्शन भी कितना हो जाएगा? 7। अगर ये टोटल 12 है तो ये वाला पोर्शन कितना बच गया? ये पोर्शन बच गया 5, क्योंकि 12 - 7 = 5। अब ये वाला डिस्टेंस 12 है, नाम लिख देते हैं हम ABCDE। AB की वैल्यू क्या है? 12 मीटर। तो ED की वैल्यू या DE की वैल्यू भी क्या होगी? 12 मीटर।
और आप क्या लिखेंगे, AD की वैल्यू 7 मीटर और BC की वैल्यू 12 मीटर, ये कंप्लीट BC। और यहां से आपने EC फाइंड की है ना, EC इज इक्वल टू 12 माइनस 7 यानी 5 मीटर। ओके, नाउ इन ट्रायंगल CDE अगर ये 12 है और ये 5 है और यहां 90 डिग्री है, आपको सिर्फ यही तो फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर दीजिए सिर्फ, यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 5 का स्क्वायर और बेस यानी आधार की वैल्यू है 12। नाउ 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144 और 25 प्लस 144 कितना होता है 169। ये वैल्यू है h के स्क्वायर की और हमें वैल्यू फाइंड करनी है h की। h की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर h स्क्वायर 169 है तो h आ जाएगा इसका अंडर रूट यानी 13 मीटर, और ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी। लास्ट में आपको ऐसे ही लिखना है, अतः मीनार के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी बराबर है 13 मीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20। If 10a plus b is equal to under root 3 and 10a minus b is equal to 1 by under root 3, then find the value of a and b। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ के चले जाते हैं, पेपर में तैयारी नहीं करके जाते कि अरे बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस इतने इजी हैं कि आप अगर उन्हें नहीं करके जाएंगे और वो अगर पेपर में आ गए तो आप पछताने वाले बहुत हैं कि काश हम ये आसान वाले क्वेश्चन कर जाते, है ना। 10a प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3, सिर्फ टेबल ही तो याद होनी चाहिए, 0, 30, 45, 60, 90 वाली। 10 में अंडर रूट 3 कितने पर होता है, ये होता है 10 60 डिग्री पर। 10 से 10 को उड़ा दो, a प्लस बी की वैल्यू आ गई 60। ओके, अब 10a माइनस बी की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3 दे रखी है। अब 10 में 1 अपॉन अंडर रूट 3 होता है 10 30 पर, यानी इसकी जगह मैंने लिख दिया 10 30, ये दोनों कैंसिल और a माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा 30 के। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। क्या आप बड़े आराम से इन दोनों इक्वेशंस को हल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो बच्चों। a प्लस बी की वैल्यू अगर 60 है और a माइनस बी की वैल्यू अगर 30 है तो देखो प्लस माइनस कट गए, a प्लस a 2a, 60 प्लस 30 90, मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में, और 90 बाई 2 की वैल्यू 45। इट मीन्स a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। और जैसे ही आपके पास एक वैल्यू आ जाती है तो दूसरी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में अगर आप इस a की वैल्यू को पुट कर देंगे तो दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी। यानी इसके बाद आप लिखेंगे a की वैल्यू 45 है, याद रखना। इसमें समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, प्लस के नंबर राइट साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाते हैं, और 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15 डिग्री। ये है b की वैल्यू और वो a की वैल्यू थी, इसने हमसे a और b की वैल्यू पूछी थी। और इसी के साथ ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। नाउ सेक्शन बी का ये लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, रेडियस 4 है, एंगल है 45 डिग्री। पाई के बारे में ध्यान से देखिए, 3.14 लेना है। हमें यहां पर एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल फाइंड करना है। बड़ा ही फिक्स अच्छा सुंदर एक फॉर्मूला है इसका। आर की वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 21, आर की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री, और एरिया ऑफ सेक्टर यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल याद आ गया होगा बहुत सारे बच्चों को, बिल्कुल रट लेते हैं आप भी। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल
क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। पाई की वैल्यू स्पेशल है 3.14। अगर आप डेसिमल हटा देंगे तो 100 डिवाइड में आ जाएगा। रेडियस का स्क्वायर यानी 4 × 4, थीटा की वैल्यू रख दीजिए 45 डिवाइडेड बाय 360। ओके, अब बड़े से बड़े पहाड़े से काटने की कोशिश करेंगे तो गलती होने के चांस कम हो जाएंगे। जैसे 45 8 जा 360 होता है, 45 8 जा। ओके, अब 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4। ओके, ध्यान से सुनिए, मैं 2 से 100 को कैंसिल नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे किसी संख्या से डिवाइड करने से ज्यादा आसान लगता है 100 से डिवाइड करना। सिर्फ आपको टू प्लेस के बाद डेसिमल ही तो लगाना है। 2 और इसकी मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। 2 0 है, 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा। क्योंकि आपने ये एरिया कैलकुलेट किया है तो यूनिट क्या लगेगी, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आंसर इज 6.28 स्क्वायर सेंटीमीटर। और इसी के साथ ये सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। नाउ सेक्शन सी, इसमें 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान, 3x/2 - 5y/3। सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को एलसीएम लेकर सोल्व कर लेते हैं। चलिए यहीं लिख देते हैं इसे, 3x/2 - 5y/3 इज इक्वल टू -2। ये है फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन है x/3 + y/2 इज इक्वल टू 13/6। ऐसे सबसे पहले आपको इन इक्वेशंस को एक अच्छी इक्वेशन बनाना है। अच्छी इक्वेशन क्या होती है, जिसमें कोई फ्रैक्शन नहीं होता। यानी आप यहां एलसीएम लेंगे, 6 2 से डिवाइड किया 3 और 3 3 जा 9 10 और 6 2 जा 12 और एलसीएम क्या हो जाएगा, गायब। ओके, यहां पर भी एलसीएम क्या आएगा, 6 3 2 जा 2 3 जा इज इक्वल टू 13 और एलसीएम क्या हो जाएगा, गायब। ये इक्वेशंस अब आपको सिंप्लीफाई करनी है। इसे आप लिख दीजिए 9x - 10y इज इक्वल टू -12, ये है फर्स्ट। और 2x + 3y इज इक्वल टू 13, ये है सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशंस को सोल्व करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। जो भी आपको आसान लगे आप उसी तरीके से इन्हें सोल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैं y के कोफिशिएंट्स को सेम कर लूं तो y कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी। और अगर आप x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y की आ जाएगी। अब ये कोफिशिएंट इक्वल कैसे होंगे, यहां 10 है यहां 3, तो हम इस फर्स्ट इक्वेशन को 3 से और सेकेंड इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दोनों प्लेस पर 30 हो जाए और वो कैंसिल हो जाए। समीकरण 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, और 2 को 10 से गुणा करके जोड़ने पर, गुणा करके आपको इन्हें जोड़ना है। कोई साइन चेंज नहीं करने क्योंकि ये पहले से ही एक प्लस का नंबर है और एक माइनस का। थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30 और 12 3 जा 36। इसको मल्टीप्लाई करनी है 10 से, 20 30, 10 से मल्टीप्लाई की 130, ऐसे। अंडरस्टैंड? अब y कैंसिल, 47x, 130 में से 36 को माइनस कर दीजिए, 94। मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं और 47 2 जा 94, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 2। x की इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। इक्वेशंस तो मैंने हटा दी, तो लेके आते हैं। ये है, ये इक्वेशन है, इसे मैं यहां लिख लेती हूं।
9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। चलो ये है 47, 47 2 ज़ा 94, x की वैल्यू 2 आ चुकी है। और अब किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं समीकरण 1 में रखने पर। ओके, ये है समीकरण 1, 9x माइनस 10, x के प्लेस पर हमें 2 लिखना है, -10y इज इक्वल टू -12। ये समीकरण है और इसमें x के प्लेस पर आपने 2 लिख दिया, बाकी किसी भी टर्म को आपने कुछ नहीं कहा। 9 2 ज़ा 18, माइनस का 12 इधर आकर प्लस का, -10y उधर जाकर प्लस का चेंज हो जाएगा। 18 प्लस 12 30, मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ये देखिए, ये है आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो काफी इजी है। अगर आप ध्यान से, आराम से, तसल्ली से इन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई और प्लस का ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली एक भुजा दूसरी भुजा से 17 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर हो तो हमें दोनों भुजाओं की लंबाई बतानी है। इस सवाल में भी कुछ नहीं है, बिल्कुल सीधी सी बात है। इसने कहा कि कर्ण 25 है। ओके, नाम आप लिख लीजिए ऐसे, एक भुजा दूसरी से 17 सेंटीमीटर कम है। अगर आपको एक भुजा पता चल जाए तो उसमें से 17 को माइनस कर दीजिए, दूसरी पता चल जाएगी। अब हम एक भुजा को क्या मान लेते हैं x, तो दूसरी ऑटोमेटिक क्या हो गई x माइनस 17। और अब यहां आप यूज कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 नंबर का है तो ये सारी बातें आपको पहले लिख लेनी चाहिए। माना ए बी बराबर x, ए सी बराबर x माइनस 17। ओके, और बी सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। देन त्रिभुज सी ए बी में h का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। h की वैल्यू 25 है, b बेस यानी x, और ये है x माइनस 17 का स्क्वायर। ओके, अब आपको सिर्फ x ढूंढ कर लाना है। 25 का स्क्वायर 625, एक्स स्क्वायर एज इट इज। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। x माइनस 17 का स्क्वायर आप ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर माइनस 36x, ऐसे। ओके, अब x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 36x। पहले मैंने x स्क्वायर वाली टर्म लिखी, फिर मैंने x वाली लिखी, और प्लस में 289, ये प्लस का 625 दूसरे साइड जाकर माइनस का 625 हो जाएगा, और एक साइड में क्या बचेगी 0। नाउ 2x स्क्वायर माइनस 36x, माइनस का नंबर बड़ा है, 625 में से 289 को माइनस करेंगे, 36, 5 माइनस 2 3, 336 इज इक्वल टू 0। 2 एक ऐसा टेबल है जो इन तीनों ही संख्याओं को भाग कर रहा है, तो 2 से आप डिवाइड कर दीजिए। 168। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनाने हैं। ये 2 दूसरी साइड जाकर कैंसिल हो जाएगा। ओके, 168 ऐसी दो संख्याएं ढूंढ के लानी है जिनकी मल्टीप्लाई 168 आए। अगर आप इसे प्रॉपर फैक्टर वाले मेथड से करेंगे तो ये ऐसे होगा, ऐसे। यहां आपको इन नंबर्स की मल्टीप्लाई चेक कर करके देखनी पड़ेगी कि आपके पास 18 कब आता है। तो देखिए 7
7 को यहीं रखिए, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, एक नंबर अगर आप 24 ले लेंगे और एक 7, तो 24 इंटू 7 मल्टीप्लाई तो 168 आएगी ही, लेकिन अगर आप 24 में से 7 को माइनस कर देंगे, 24 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये तो 17 आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए? 18। क्या कहीं कोई मिस्टेक हो गई है? इसके फैक्टर फाइंड करने के लिए चलिए और देख लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 और 21, इससे भी बात नहीं बनेगी। क्या हमने पहले वाली कैलकुलेशन बिल्कुल सही की है? 25 का स्क्वायर 625 और हमारे पास ये इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 17 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 34x। हाँ जी, यहाँ हम मिस्टेक करके आए हैं। 2 इंटू ए इंटू बी, 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 17, 17 2 ज़ा 36 हो गया है गलती से, 17 2 ज़ा 34, इट मीन्स यहाँ पर 34 आएगा। ओके, और फिर ये चीज़ अपने आप ही ठीक हो जाएगी। 2 से जब आप 34 को डिवाइड करेंगे तो 17 आ जाएगा। नाउ फैक्टर्स विल बी 24 एंड 7, 24 माइनस का और 7 प्लस का, एक्स स्क्वायर माइनस 24 प्लस 7x माइनस 168 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन आएगा? x, x माइनस 24 बचा, यहां से 7 कॉमन आ जाएगा, यहां भी x माइनस 24 बचेगा, क्योंकि 7 से 168 को आप डिवाइड करेंगे तो 24 ही आएगा। दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, x माइनस 24 और x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। फिर से वही बात है, अगर दो संख्याओं की गुणा 0 है, आइदर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 0 और सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 0। या तो x की वैल्यू 24 आएगी या फिर x की वैल्यू -7। लेकिन x हमने शुरू में क्या माना था? हमने x को भुजा मान रखा है और भुजा कभी भी माइनस की नहीं हो सकती, तो हम इसे रिजेक्ट कर देंगे और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 24। अतः लास्ट में आप लिखेंगे, आपने x क्या माना था? आधार। अतः आधार x माना था यानी 24 और ये सेंटीमीटर, और लंब जो दूसरी भुजा है वो क्या बन जाएगी? 24 में से 17 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एपीजीपी का है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे होगा। एपी के पहले 7 पदों का योग, पहली 7 टर्म्स का सम दे रखा है 49 और 17 टर्म्स का सम 289, और हमें n टर्म्स का सम बताना है। फॉर्मूले आपको बस याद होने चाहिए, क्वेश्चन तो आराम से हो जाएगा। S7 की वैल्यू है 49, 7 टर्म्स का सम, और 17 टर्म्स का सम है 289। ओके, Sn का क्या फॉर्मूला होता है? Sn का रूल होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये रूल आप अप्लाई करेंगे कहां पर? S7 पर। 7/2 2a प्लस 7-1 क्या होगा? 6d, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। ओके, अब यहां से मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, ध्यान से सुनिए, आपकी कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाएगी।
अगर आप इस ब्रैकेट में से 2 को कॉमन निकाल लें तो वो 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 कॉमन आने के बाद यहां क्या बचेगा, a प्लस 3d इज इक्वल टू 49। 2 से 2 कैंसिल और मल्टीप्लाई वाले उधर जाकर डिवाइड में चेंज हो जाएंगे। a प्लस 3d इज इक्वल टू 49/7। 7 7 जा 49, यानी a प्लस 3d का आंसर आ चुका है 7। ये बना दीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन। ओके, यहां S17 का मतलब 17/2 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289। ओके, अब अगेन ब्रैकेट में से पहले आप 2 को कॉमन लेंगे, इस 2 को कैंसिल करेंगे, यहां बचेगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 289। 2 से 2 कैंसिल और मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में, यानी a प्लस 8d इज इक्वल टू 289/17। ये तो 17 का स्क्वायर ही होता है, तो 17 पर कैंसिल हो जाएगा। इसे आप कहेंगे सेकंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके a और d की वैल्यू ढूंढ लाएंगे, और हमें क्या ढूंढना है, सम ऑफ n टर्म्स Sn। इस फॉर्मूले में हम a और d की वैल्यू पुट कर देंगे तो Sn की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब इन इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए आप सिर्फ क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि a की वैल्यू दोनों जगह सेम है, यहां भी a यहां भी a। समीकरण 1 में से 2 घटाने पर सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी, साइन चेंज करने पड़ेंगे, तभी टर्म्स कैंसिल होंगी। a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 और a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। जैसे ही आप साइन चेंज करेंगे a से a कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 8 माइनस 5, 7 माइनस 17 माइनस 10, माइनस से माइनस कट, d की वैल्यू 10/5 यानी 2। d की इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में जैसे ही आप d की वैल्यू पुट करेंगे तो a प्लस, यहां d के प्लेस पर 2 लिखना है, 3 2 जा 6, प्लस का 6 उधर जाकर माइनस का, और 7 में से जब आप 6 को माइनस करेंगे तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी। जैसे ही आपको a और d मिले Sn में पुट कर दीजिए। ये लिखा है Sn का फॉर्मूला, a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 2। ओके, a1 d2। नाउ Sn is equal to n/2 2a plus n minus 1 into d. Put a is equal to 1 and d is equal to 2. a की जगह 1 और d की जगह 2 लिखने से देखिए क्या बन जाएगा। बाकी किसी को कुछ नहीं कहना, a की जगह 1 लिखा, 2 1 जा 2, n माइनस 1 यूं का यूं, इस d के प्लेस पर 2 लिख दिया ऐसे, n/2 2 प्लस इस 2 की दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, टर्म बची 2n, ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया, यानी n स्क्वायर। क्वेश्चन में हमसे Sn की वैल्यू पूछी गई थी जो कि n स्क्वायर आ चुकी है। और इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, प्रूव दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से जो आप स्पर्श रेखाएं खींचते हैं उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं। ये चीज हमें पता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें इसे सिद्ध करना है, यानी टू प्रूव। ये एक प्रमेय है एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 25, अगर ये एक सर्कल है और ये है इसकी स्पर्श रेखाएं, एक स्पर्श रेखा ये और दूसरी स्पर्श रेखा ऐसे। देखिए हमें ये बताना है कि इनकी लंबाइयां बराबर होती हैं। अगर आप इस पॉइंट का नाम ए लिख दें, ये है सर्कल का सेंटर O,
इस त्रिज्या को मिला लीजिए, ऐसे और ऐसे, इनके नाम लिख दिए हमने बी और सी। हमें यह बताना है कि स्पर्शरेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ध्यान से सुनिए, अगर आपके हाथ में कॉपी पेन है तो लिख लीजिए। क्या? सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके बाह्य बिंदु ए से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। बस सिर्फ खींची गई हैं, बराबर तो वो हमें सिद्ध करनी है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? साध्य, यानी आपको जो सिद्ध करना है ए बी बराबर ए सी। और उसके बाद प्रमाण। प्रमाण से पहले आपको यहां पर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन यानी रचना लिखनी पड़ेगी। और रचना क्या है? रचना ये है, ये जो लाइंस आपने मिलाई है, ओ ए ओ बी ओ सी को मिलाया, ओ ए ओ बी ओ सी को मिलाया। अब इसके प्रमाण में ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज है ये वाली और एक त्रिभुज है ये। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो दोनों भुजाएं, दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं वो बराबर हो जाएंगी। क्यों? सीपीसीटी की वजह से। देखिए, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए ओ सी में बताइए क्या ओ बी बराबर ओ सी है? बिल्कुल है, ओ बी बराबर ओ सी। रीजन क्या लिखेंगे? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, ये लिख लीजिए आप खुद, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती हैं। ओ ए बराबर ओ ए है, बताइए, ये ओ ए ऊपर वाली त्रिभुज में भी है और नीचे वाली त्रिभुज में भी है, यानी उभयनिष्ठ, कॉमन। अब ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री, ये तो हमें आंसर लेकर आना है। यहां 90 डिग्री, यहां 90 डिग्री, आप ऐसे लिख सकते हैं कोण 1 और कोण 2। कोण 1 और 2 बराबर हैं। रीजन क्या लिखेंगे? प्रत्येक बराबर 90 डिग्री। अब ये दोनों त्रिभुजें क्या हो गई? सर्वांगसम। क्या कोई बता सकता है कौन सा रूल लगा है? एक साइड है, ये वाली साइड कॉमन है और वो एंगल है। यहां पर अगर आप सोच रहे हैं कि SAS फॉर्मूला लगा है तो ये बात नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल बाय RHS, R का मतलब होता है 90 डिग्री होना चाहिए, H का मतलब है कर्ण और साइड का मतलब होता है भुजा। ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। क्या कर्ण बराबर था? हाँ जी बिल्कुल था। क्या 90 डिग्री है? है। क्या आपकी कोई एक भुजा भी बराबर है दोनों त्रिभुजों में? हाँ जी, ये वाली भुजा भी बराबर है। सो आप लास्ट में क्या लिखेंगे? AOB और AOC, दिस इंप्लाइज त्रिभुज AOB सर्वांगसम है त्रिभुज AOC के। और रीजन क्या लिखेंगे? RHS नियम से, RHS नियम से। ओके, दिस इंप्लाइज AB बराबर AC। हमारी AC गायब हो गई, कोई बात नहीं, ये लो, AB बराबर AC। और रीजन क्या लिखा जाएगा? CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हेंस प्रूव्ड, यही आपको बताना था। या आप लास्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। और अगला क्वेश्चन, अगेन बच्चों का फेवरेट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत अच्छी लगती है बच्चों को क्योंकि वो आसान होती है, जल्दी समझ में आ जाती है। एक बॉक्स में 5 रेड 8 व्हाइट और 4 ग्रीन बॉल्स हैं, तो चलिए बॉक्स बना लेते हैं। सबसे पहले हम, ये हमारा बॉक्स होता है, 5 रेड 8 व्हाइट और 4 ग्रीन। बिना देखे एक बॉल निकाली गई, रेड होने की प्रायिकता बतानी है और हरी न होने की भी प्रायिकता बतानी है। क्वेश्चन है 4 नंबर का, 2 नंबर मिलेंगे रेड बॉल बताने के और 2 नंबर मिलेंगे हरी न होने बताने के। तो आप कैसे लिखेंगे? प्रॉपर लिखने का तरीका, लाल गेंदे बराबर 5, सफेद गेंदे बराबर 8 और हरी
हरी गेंदें कितनी है? 4। कुल टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 8 + 4 12 + 5 5 + 8 + 4 17। अब सबसे पहला पार्ट है प्रायिकता बतानी है लाल गेंद की। तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन इसलिए आसान होते हैं क्योंकि इसका एक ही फॉर्मूला होता है, डिवाइड में आप हमेशा टोटल केसेस लिखिए और न्यूमरेटर में अंश में हमेशा जो केसेस फेवरेबल होते हैं वो लिखे जाते हैं। लाल गेंद की प्रायिकता बतानी है, लाल गेंदें हैं कितनी? 5, तो 5 ऊपर, टोटल गेंदें 17 और इसी के साथ एक पार्ट क्वेश्चन का खत्म। सेकेंड पार्ट में बताना है गेंद का हरा न होना। अब जो हरी गेंदें नहीं है वो कितनी है? 8 + 5। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखिए सेकेंड पार्ट के लिए, जो गेंद हरी नहीं है, जो गेंदें हरी नहीं है, पहले आप अपने फेवरेबल केसेस आराम से लिख लाइए। हरी नहीं है, कितनी है वो? 5 + 8 यानी 13। अतः प्रायिकता किसकी? हरी गेंद न होना, हरी गेंद न होना 13 टोटल तो वही आपका 17, तो आंसर विल बी 13/17। और इसी के साथ ये 4 नंबर का बिल्कुल आसान सा सवाल फिनिश। नाउ सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है, रेशो बतानी है दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की। अगर उस लाइन को कट किया है वाई एक्सिस ने, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, रेशो भी बतानी है और जहां पर कट लगा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं। तो देखिए 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ये लाइन है 5 और -6, ये है -1 -4। इसको कट कर दिया वाई एक्सिस ने। इस पॉइंट का नाम ए लिखिए, बी लिखिए और हम सी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। हम ये मान लेंगे कि वाई एक्सिस ने इस लाइन ए बी को k/1 में डिवाइड किया है। ओके, k/1 माना वाई एक्सिस या वाई अक्ष ए बी को k/1 में विभाजित करता है, विभाजित करता है। अतः C के निर्देशांक, C के निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, C के निर्देशांक कैसे आएंगे? देखिए ध्यान से, ये k जाएगा पहले नंबर के पास और ये 1 भी पहले नंबर के पास जाएगा, यानी -k और 1 × 5 डिवाइडेड बाय k+1। अब ये k जाएगा -4 के पास यानी -4k और 1 आएगा -6 के पास यानी -6 डिवाइडेड बाय अगेन k+1। ये C के निर्देशांक आ गए, लेकिन C के बारे में एक बहुत खास बात है, क्या कि ये y अक्ष पर है और y अक्ष पर कभी भी x की कोई वैल्यू नहीं होती, यानी x की वैल्यू क्या होती है? 0, क्योंकि C y अक्ष पर है, y एक्सिस पर है। अतः इसका जो ये x कोऑर्डिनेट है, पहले वाला जो पोर्शन है वो क्या होना चाहिए? 0। -k+5 डिवाइडेड बाय k+1 इज इक्वल टू 0। डिवाइड वाले नंबर दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में जरूर हो जाते हैं, लेकिन अगर वहां पर 0 लिखी हुई है तो वो 0 भी हो जाते हैं। ये सारी टर्म 0, प्लस का 5 इधर आकर माइनस के 5 में चेंज हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल और k की वैल्यू 5 आ जाएगी। इट मींस y एक्सिस ने इस लाइन को 5/1 में डिवाइड किया है। अब हमें इसके कोऑर्डिनेट भी, C के कोऑर्डिनेट्स भी आपसे पूछे गए हैं। अतः C के निर्देशांक k इज इक्वल टू 5। यहां पर आपको बस k के प्लेस पर 5 लिख देना है। यहां पर आप 5 लिखेंगे, पहला तो हमें पता ही है कि 0 है, ये दोनों कैंसिल होकर तब भी 0 ही आएगा। 5 लिखा, 5 4 जा 20, -20 -6 डिवाइडेड बाय 5 + 1।
ये वैल्यू तो 0 हो गई, ये है -26/6। अब -26/6, ये टर्म किससे कैंसिल हो रही है? 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अतः सी के निर्देशांक आ गए 0 और -13/3, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। लास्ट में आप ऐसे भी लिखेंगे कि वाई एक्सिस ने ए बी को 5:1 में डिवाइड किया है और निर्देशांक है 0 -13/3। अंडरस्टैंड? और इसी के साथ सेक्शन सी भी कंप्लीट हो चुका है। नाउ सेक्शन डी। सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर चलती है। 360 किलोमीटर चलती है, इट मींस दूरी कितनी है? 360 किलोमीटर। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, यानी अगर वो 5 किलोमीटर और स्पीड बढ़ा दे तो उसे इतनी ही दूर जाने में 1 घंटा कम लगेगा। अगर आप गाड़ी की स्पीड ज्यादा कर देंगे तो डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुंच जाएंगे। गाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। पहले आप गाड़ी की चाल मान लीजिए। माना गाड़ी की चाल x, माना गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी 360 है। हमें सिर्फ ढूंढना है समय। एक फॉर्मूला, एक तरीका, एक ट्रिक बताती हूं मैं आपको। दूरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्टेंस। ओके, इज इक्वल टू, बच्चे भूल जाते हैं दूरी का, चाल का, समय का ये फॉर्मूला किसके बटे में कौन करना है, कहां मल्टीप्लाई करनी है। सीधी सी बात है बच्चों, दूरी को इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस, और एस को कहते हैं स्पीड, और टी को कहते हैं टाइम। स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, बस ये बात याद रख लीजिए। दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, हमें यहां से अगर समय ढूंढना है तो दूरी बटे चाल। समय का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 360, और चाल कितनी है? x। ये समय का फॉर्मूला आ गया। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन बनाकर छोड़ दीजिए। जब गाड़ी की चाल 5 किलोमीटर अधिक होती है, आप लिख सकते हैं गाड़ी की नई चाल। नई चाल क्या बन जाएगी? x + 5। पहले वाली चाल में ही 5 किलोमीटर बढ़ा दिया गया। दूरी तो वही है, ओके, डिस्टेंस 360 किलोमीटर, लेकिन जो समय है वो बदल जाएगा। जल्दी पहुंचेंगे। 360 अब नई चाल की वैल्यू पुट करनी है x + 5। ये है सेकेंड इक्वेशन। अब जरा फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ध्यान से देखिए। अगर इनकी लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होनी चाहिए? इक्वल। ओके, एक बात और, यहां पर 1 घंटा कम लगता है। 1 घंटा कम, एक समय ये है, एक समय ये है। अगर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखें, 1 घंटे कम का क्या मतलब है? अगर आप पहले वाले टाइम में से ये ज्यादा टाइम लग रहा है, ये कम टाइम है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए? 1 के। क्यों? क्योंकि 1 घंटा जल्दी पहुंच जाते हैं। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम क्या आएगा? x × x + 5। यहां पर x है तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये इधर और ये इधर, यानी 360x 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1800 माइनस का 360 इज इक्वल टू, ये जो 1 है ना, 1, इसको भी आप एलसीएम के अंदर कवर कर लीजिए ऐसे, और अगली लाइन में एलसीएम को हटा दीजिए। नाउ x की और 360 की मल्टीप्लाई 360x आएगी। ये माइनस का ये प्लस का दोनों टर्म्स कैंसल। x की मल्टीप्लाई x², 5 के साथ मल्टीप्लाई 5x, प्लस का 1800 दूसरी साइड जाकर माइनस का 1800 बन जाएगा। ओके, अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढ के लाने हैं जिनकी मल्टीप्लाई 1800 आती हो, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से प्लस का 5 और 1800 के सामने माइनस भी आना चाहिए। ऐसे दो नंबर हैं 45 और 40। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आएगी, और इनके बीच में डिफरेंस भी 5 का है। अगर आपको +5 चाहिए तो +45 लिखिए और माइनस का 40।
ओके, ये फैक्टर आप यहां लिखेंगे। प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन, x प्लस 45, यहां से आप 40 को कॉमन ले लीजिए, x प्लस 45 ही बचेगा, x प्लस 45 और x माइनस 40। अगेन फिर से वही बात आ गई, अगर दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, आइदर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 0 और सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 0, यहां से x की दो वैल्यूज आएंगी, प्लस 45 माइनस 45 में चेंज हो जाएगा और माइनस का 40 प्लस 40 में चेंज हो जाएगा। लेकिन आपने x को माना क्या था? x को माना था गाड़ी की चाल। और क्या गाड़ी की चाल कभी भी माइनस हो सकती है? नो, ये इम्पॉसिबल है, असंभव है। यहां आप लिख सकते हैं असंभव, और x की वैल्यू क्या आ गई? 40। लास्ट लाइन आप क्या लिखेंगे? अतः गाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अंडरस्टैंड? और इसी के साथ ये 5 नंबर का क्वेश्चन फिनिश। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर में, बिल्कुल आसान है, ट्रिग्नोमेट्री का। मत सोचना मुश्किल है, ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल आसान है। LHS और RHS का क्वेश्चन है, प्रूव दैट का क्वेश्चन है। एक साइड हम लेके चलेंगे, दूसरी ऑटोमेटिक आ जाएगी। देखिए कैसे। 5 नंबर के इतने आसान सवाल को कभी भी आपको पेपर में छोड़ना नहीं है, बिल्कुल करके आना है। 1 प्लस सीकेंट ए डिवाइडेड बाय सीकेंट ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस ए। दोनों साइड आप लेफ्ट लेकर राइट भी ला सकते हैं और राइट साइड लेकर लेफ्ट भी ला सकते हैं। मैं ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलती हूं और देखते हैं वो साइड आती है या नहीं। सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है 1 बाय कोस, दोनों जगह 1 बाय कोस लिखेंगे। न्यूमरेटर में आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोस ए। और ये वाला ये तो एज इट इज रहेगा। डिवाइड के नीचे जब भी डिवाइड हो तो रेसिप्रोकल हो जाता है, और जैसे ही आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे, कोस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोस ए, इसका रेसिप्रोकल कोस ए बाय 1, कोस ए ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे, ये दोनों टर्म्स कैंसल। हमारे पास आया है 1 प्लस कोस ए। आंसर तो नहीं आया। आंसर में क्या है? 1 माइनस कोस ए। कहां है? डिनोमिनेटर में, हर में। तो अब हम इसको रेशनलाइज कर देंगे। हमारे पास 1 प्लस कोस ए आ चुका है, लेकिन ये आंसर नहीं मिला। आंसर में तो 1 माइनस कोस ए है, वो भी हर में। हर का परिमेय, अंश का परिमेयकरण कर देंगे आप, यानी 1 प्लस कोस ए अंश में है, साइन बदलिए और उसी नंबर से गुणा और भाग कर दीजिए। ए प्लस बी, ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज। अब आइडेंटिटी का यूज कीजिए। यहां जो आपने फॉर्मूला लगाया है वो आप यहां लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये रूल आपने यहां यूज किया है। दूसरी बात, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू 1। अगर आप इस कोस स्क्वायर ए को राइट साइड में ले जाएंगे, प्लस के नंबर राइट साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाते हैं, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर ए। इसके प्लेस पर आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज। अब मैच कर लीजिए आप राइट साइड। साइन स्क्वायर ए है, 1 माइनस कोस ए ये भी है, सो दिस इज इक्वल टू RHS। अंडरस्टैंड? बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, दो ही तो फॉर्मूले लगे हैं। ये तो 8th क्लास का फॉर्मूला है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये आपने अभी 10th क्लास में नया सीखा है, आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है। ठीक से फॉर्मूले याद रखिए, ठीक से उन्हें अप्लाई कीजिए, क्वेश्चन आपको नंबर लाके देगा, है ना। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29। इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है और वाला। या तो आप पहले वाला क्वेश्चन कीजिए या ये वाला।
अब देखते हैं आपको कौन सा आसान लगेगा, पहले वाला आसान लगेगा या ये। दोनों ही ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर ज्यादा लंबी हो जाती है अगर सन का एंगल 60 डिग्री से 30 डिग्री, उन्नयन कोण अगर ये चेंज हो जाए, हमें ढूंढना है मीनार की ऊंचाई। अब सवाल बिल्कुल आसान है, मैं कभी यूं नहीं कहूंगी कि कोई सवाल मुश्किल है, क्योंकि सवाल डिपेंड करते हैं आपकी प्रैक्टिस पर। आपने जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की होगी सवाल उतने ही आसान होंगे, और जिसकी प्रैक्टिस कम होती है उसे ही सवाल मुश्किल लगते हैं। देखिए, यह है एक मीनार, मैंने मीनार की ऊंचाई मान ली AB, ये कोण है 60, ये कोण है 30। इस मीनार की छाया यहां पर थी, हमें नहीं पता उसकी लंबाई कितनी थी, लेकिन अगर ये कोण 60 से 30 हो गया तो मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो गई। सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है वो 40 मीटर है, हमें इसका नहीं पता। नहीं पता तो हम क्या मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। अब हम पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले का यूज करेंगे और इसी तरह अपना सवाल आराम से कर लेंगे। कैसे? क्वेश्चन 5 नंबर का है तो आपको ये सारी बातें लिखनी पड़ेंगी। क्या? माना मीनार की ऊंचाई AB, माना मीनार की ऊंचाई, आपने AB मान ली, और ये कोण आप लिख दीजिए ACB 60 डिग्री है, ADB 30 डिग्री है, माना BC X और CD 40 मीटर। अगर आपको सवाल नहीं आता है और फिर भी आप डायग्राम बनाकर इस तरह से लिख आते हैं तो 5 नंबर में से आपको जरूर कुछ ना कुछ नंबर मिलेंगे, क्योंकि मैथ्स के अंदर होती है स्टेप मार्किंग। जितने आपने स्टेप किए उतने आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने डायग्राम ठीक से बना लिया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको सवाल ना आए। अब देखिए, पहले हम इस त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज ABC में। इस त्रिभुज में हम AB ढूंढने वाले हैं। हमसे कहा गया है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, तो हम AB को फाइंड करेंगे। यानी AB जो भुजा आपको ढूंढनी होती है उसे आप न्यूमरेटर में लिखते हैं, और जो आपको पता होती है उसे डिनोमिनेटर में। वैसे तो मुझे ये नहीं पता, लेकिन फिर भी इतना पता है कि ये x है। AB के बारे में तो कुछ नहीं पता। AB बाई BC। अब ले आइए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले को। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हाँ जी, बताइए, जिस कोण की बात चल रही होती है उसके सामने वाली साइड क्या होती है? P। तो दूसरी साइड ऑटोमेटिक क्या बन गई? B। आपने क्या लिखा है? AB बाई BC। एक तरह से ये P बाई B है, और P बाई B क्या होता है? 10। तो दिस इज इक्वल टू 10 60 डिग्री। ओके, अब 10 60 की वैल्यू क्या होती है ये आपको याद होनी चाहिए। AB BC की वैल्यू x है और 10 60 की वैल्यू होती है √3। यहां से AB की वैल्यू आ गई √3x। AB इज इक्वल टू √3x। इसे बना दीजिए फर्स्ट इक्वेशन। अब हम दूसरी त्रिभुज की बात करेंगे। कौन सी त्रिभुज की? इस कंप्लीट त्रिभुज की, ABD। त्रिभुज ABD में, ABD में भी फिर से वही बात है, जो साइड आपको ढूंढ के लानी है वो ऊपर, और जो पता है वो नीचे। ढूंढ के क्या लाना है आपको? AB ढूंढ के लाना है। ये AB ऊपर लिखेंगे और BD नीचे। AB बाई BD अब भी 10 ही बनेगा, लेकिन एंगल चेंज हो गया 30। इस फर्स्ट इक्वेशन को मैं यहां लिख देती हूं, AB इज इक्वल टू √3x। BD की वैल्यू क्या है? BD की वैल्यू है x प्लस 40। यहां पुट करेंगे AB बाय x प्लस 40, और 10 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन √3।
डिवाइड वाले नंबर दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाते हैं। ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 40 डिवाइडेड बाय √3। ये है सेकेंड इक्वेशन। अब जरा फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन खत्म होने वाला है। दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है और राइट साइड भी क्या होनी चाहिए, फिर तो इक्वल होनी चाहिए। फ्रॉम 1 और 2 समीकरण 1 व 2 से दोनों ही मीनार की ऊंचाई है, एक ही मीनार है ए बी, तो दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। √3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 40 डिवाइडेड बाय √3। बस अब ये क्वेश्चन फिनिश है। कैसे? डिवाइड वाले नंबर दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाते हैं और √3 की √3 से क्या मल्टीप्लाई होगी? 3x, x प्लस 40 प्लस का नंबर इधर आकर माइनस में चेंज हो जाएगा। 3 में से 1 जाएंगे तो 2 बचेगा और मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं। 40/2 की वैल्यू 20, x की वैल्यू क्या आ गई? 20। ओके, हमें बताना था मीनार की ऊंचाई। अभी मीनार की ऊंचाई थोड़े ही आई है, ये तो सिर्फ x की वैल्यू आई है। मीनार की ऊंचाई ढूंढने के लिए आप इस x की वैल्यू को या तो समीकरण 1 में पुट कीजिए या समीकरण 2 में। मैं समीकरण 1 में पुट करूंगी, इसके बाद आप क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या था? देखो मैंने साइड में लिखा हुआ है, ये ए बी इज इक्वल टू √3x और x की वैल्यू 20 यहां पुट कर दीजिए। ए बी इज इक्वल टू 20 √3 मीटर। एक लाइन और लिखना, 5 नंबर लेने हैं तो। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20 वर्गमूल 3 मीटर, यहां लिख देंगे आप। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्शन रचना वाले चैप्टर में से ये क्वेश्चन है। एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 6 और 5 सेंटीमीटर दे रखी हैं। उनके बीच का कोण क्या है? 60 डिग्री। और इस त्रिभुज के समरूप दूसरी त्रिभुज बनानी है जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की 3/4 हो। बिल्कुल आसान सवाल है, बस प्रकार और पेंसिल आपका रेडी होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे? सबसे पहले एक 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। नाम आप लिख लीजिए ए बी। ओके, दूसरी जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर है और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण है 60 डिग्री। यहां कंपास रखना, एक आर्क कैसे लगाना, एक ऐसे 60 डिग्री का कोण बन गया ये। इसे आगे बढ़ा देना। ओके, इसका नाम है ए एक्स। अब आपको 5 सेंटीमीटर की एक चाप लगानी है, इसका नाम लिखना सी और इस सी को बी से मिला देना। यहां लिखना 5 सेंटीमीटर। ये तो हमने पहली त्रिभुज बनाई। अब एक और त्रिभुज बनानी है जो इस त्रिभुज का 3/4 गुना हो। उसके लिए ध्यान से सुनना, क्या करना होता है? ए बिंदु पर न्यून कोण बनाना है आपको, ए वाई। 3/4 को ध्यान से देखिए। जब भी इस तरह से आपको त्रिभुज बनानी हो तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना, यदि अंश की वैल्यू छोटी है और हर की वैल्यू बड़ी है तो बनने वाली नई त्रिभुज इस त्रिभुज के अंदर बनेगी। 3/4 है, छोटी त्रिभुज बनेगी क्योंकि अंश छोटा है, तो नई त्रिभुज इसके इनसाइड आ जाएगी। अगर ये 4/3 होता तो बनने वाली त्रिभुज इस त्रिभुज से बाहर बनती। ओके, अब 3/4 का मतलब है आपको यहां 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं। इसका नाम आप लिख लिए A1, A2, A3, A4। 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं। B को A4 से मिलाइए। अब ये जो 3 है यानी थर्ड पॉइंट के A3 पर आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो इस लाइन के पैरेलल होगी और इसका नाम आप लिख लीजिए B'। अब ये पॉइंट आपके पास आ गया। समांतर रेखा कैसे खींचनी है आपको? यहां कंपास रखना, ऐसे आर्क लगाना, जितनी आर्क यहां है उतनी ही आर्क यहां लगा देना। फिर इस डिस्टेंस को मापना कि ये कितना है। इतना प्रकार खोला, यहां रखा और एक ऐसे आर्क लगा दी और फिर
जब आप इसे मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे तो ये इसके समांतर आ जाएगी। देखते हैं अब कितनी समांतर आती है। ये सी है, इसका नाम लिख देना सी डैश। जब हमने ये रेखा समांतर खींची थी, ये भी इसी तरीके से खींची जाती है कि आप इस कोण को चेक कर लीजिए, ये कोण कितना है, यहां बनाना है। फिर ये दूरी, इतना कंपास आपको ओपन करना है, यहां रखेंगे, आर्क लगाएंगे, फिर मिलाएंगे, तो ये रेखा ऑटोमेटिक इसके समांतर आ जाएगी। तो जो हमारी नई त्रिभुज है वो कौन सी है? ए बी डैश सी डैश, ये वाली त्रिभुज नई त्रिभुज है, अभीष्ट त्रिभुज है, जो पहले वाली त्रिभुज का 3/4 गुना है। ये बनाने के बाद आपको सिर्फ कंस्ट्रक्शन लिखनी है, जो कि मैं बोल रही हूं। ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, ए बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए ए एक्स रेखा खींची, ए एक्स पर ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर की चाप लगाई, 3 पॉइंट हो चुके हैं। नंबर 4, सी को बी से मिलाया। ठीक है, नेक्स्ट, ए पॉइंट पर न्यून कोण बनाते हुए, न्यून कोण कैसे बनाना है भाई? ये रेखा है, यहां कंपास रखना, एक आर्क ऐसे और फिर यहां रख के ऐसे, ये बन गया न्यून कोण। ओके, ए बिंदु पर नीचे की तरफ न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा ए वाई खींची, ए वाई पर 4 बराबर भाग किए, कौन कौन से? ए वन बराबर ए वन ए टू, आपको ऐसे ही लिखना है, ए वन इज इक्वल टू ए वन ए टू इज इक्वल टू ए टू ए थ्री इज इक्वल टू ए थ्री ए फोर, 4 बराबर भाग किए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में ए फोर को बी से मिलाया, फिर नेक्स्ट पॉइंट ए थ्री बी डैश समांतर ए फोर बी खींची, ये रेखा इसके समांतर खींची, और फिर बी डैश सी डैश, ये बी डैश सी डैश समांतर खींची बी सी के। ओके, त्रिभुज ए बी डैश सी डैश अभीष्ट त्रिभुज है। अगर आप फर्स्ट क्लास डायग्राम बनाएंगे, अच्छे से रचना लिखेंगे, तो ये 5 नंबर आपको बिल्कुल आराम से मिलेंगे। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु में ढाल दिया गया है। शंकु की ऊंचाई बताइए। गोला है, उसका शंकु बना दिया, गोले की त्रिज्या दे रखी है और शंकु की भी त्रिज्या दे रखी है। आपको शंकु की ऊंचाई ढूंढनी है। जब भी एक चीज को मेल्ट करके दूसरी चीज बनाई जाती है, तो एक चीज है जो नहीं बदलती, उसे हम कहते हैं वॉल्यूम, यानी आयतन। 5 नंबर के लिए आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा? गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर, गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर। तो अब आप गोले का आयतन लिख लीजिए। गोले का आयतन क्या होता है, या चलिए बाद में ही इकट्ठा ही लिख लेंगे। गोले की त्रिज्या लिखकर बस इतना, शंकु बना दिया, शंकु की भी त्रिज्या दे रखी है, शंकु की त्रिज्या। अच्छा, गोले की त्रिज्या को आप मान सकते हैं r, और शंकु की त्रिज्या को मान लीजिए बड़ा R। 6 सेंटीमीटर है इसकी त्रिज्या, ये गोला, ये 4.2, ये शंकु, यहां से यहां तक 6, और ये हाइट आपको ढूंढनी है। ठीक है, क्योंकि गोले को पिघलाकर शंकु बनाया गया है, अतः क्योंकि गोले को पिघलाकर शंकु बनाया गया है, शंकु बनाया गया है, अतः दोनों का जो आयतन है वो इक्वल होगा। अतः गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। अब गोले के आयतन का क्या फॉर्मूला होता है? 4/3 पाई r क्यूब। और शंकु के आयतन का क्या फॉर्मूला होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। ओके, तो हम ये दोनों फॉर्मूले यूज करेंगे और ये r का भी यूज करेंगे। ठीक है, गोले के आयतन का फॉर्मूला लिखिए, 4/3 पाई r क्यूब, और शंकु के आयतन का 1/3 पाई
कैपिटल आर स्क्वायर एच, क्योंकि हमने स्मॉल आर और कैपिटल आर इन्हें माना हुआ है। 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 एज इट इज, आर क्यूब 4.2, 4.2 का क्यूब ऐसे इज इक्वल टू, बड़ी रेडियस कितनी थी 6 का स्क्वायर इनटू में h। हमें यहां से शंकु की हाइट फाइंड करनी है, तो आ जाएगी शंकु की हाइट। क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई वाले नंबर इस साइड आकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं, और 4.2 की 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 4.2 को 3 टाइम्स लिखना है, डेसिमल भी हटाते चलिए साथ साथ, 3 बार लिखिए 42/10। और ये जो 6 का स्क्वायर है इसे भी इधर ले आइए, मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में 1/6 इंटू 6 इज इक्वल टू h। अब आपको कैलकुलेशन करनी है, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42। क्या और कोई टर्म कैंसल हो रही है? कैंसल तो हो रही है, लेकिन हम करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि 1000 से भाग करना बहुत आसान होता है बच्चों, सिर्फ 3 डिजिट के बाद डेसिमल ही तो लगाना है। हम ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 7 जा 49, 42 4 जा, इन दोनों की मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई आएगी 8232। आप चेक कर लेना, 3 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना है, तो 8.232 ये आ जाएगी हाइट की वैल्यू, और हाइट है इसीलिए आप क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर। लास्ट लाइन और लिख देना, अतः शंकु की ऊंचाई बराबर 8.232 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड? ये वाला क्वेश्चन भी 5 नंबर का फिनिश हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यक का। माध्यक, ये टेबल है, ये टेबल मैं बना देती हूं अगर आपको ये क्लियरली विजिबल नहीं है तो। xi की वैल्यू है, इंटरवल्स है यहां पर अभी, वेट, वेट यानी भार, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, देन 60, देन 65, देन 70 और 75। ये टेबल आप अपनी नोटबुक में बना लीजिए। और उसके बाद हमें दे रखी है विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या है 2386, 2386, 632, 63। सबसे पहले तो आप इनका सम कर लीजिए। हमें ढूंढना है यहां पर माध्यक। माध्यक का फॉर्मूला लगाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इसे कैलकुलेट करने के लिए एक फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करनी होती है, संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF की वैल्यू। यहां हम CF की वैल्यू फाइंड करेंगे। इनका सम भी कर लेते हैं। इनका सम आ गया 30। अब CF लिखने के लिए पहली संख्या एज इट इज, 3 + 2 5, 8 + 5 13, +6 ऐड ऐसे करना है, लिखना उसके सामने है, 19, 25, 28 + 2 30। और अगर ये दोनों वैल्यूज आपकी मैच हो जाएं, इट मीन्स आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। अब माध्यक का हमारे पास फॉर्मूला होता है, माध्यक का फॉर्मूला, उससे पहले आप इसे देख लीजिए, n की वैल्यू 30 है। अब हमें इसका हाफ करना है। n की वैल्यू 30 का अगर आप हाफ करेंगे, n/2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 30/2 कितना होता है 15। इस CF में जाकर आपको 15 देखना है कि 15 कहां होगा। 5 का मतलब होता है 5 तक, 13 तक, 13 के बाद नहीं, ये है 19 तक। इट मीन्स ये वाला कॉलम हमारे काम का है। इस कॉलम में से माध्यक के फॉर्मूले की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। सबसे पहली वैल्यू ये L, ओके, L की वैल्यू 55। L होता है लोअर लिमिट, छोटे वाली वैल्यू।
ये वैल्यू होती है एफ की ये, और सी एफ की जो वैल्यू यूज होती है वो ये वाली नहीं होती, ये सी एफ यूज होगा, अंडरस्टैंड। और एन की वैल्यू ये 30 है ही, तो ये वैल्यूज मैं यहां लिख लेती हूं। एल की वैल्यू आई है हमारे पास 55, एफ की वैल्यू है 6, सी एफ की वैल्यू है 13 और एन की वैल्यू है 30। ओके, अब हम माध्यक का फॉर्मूला लिख लेते हैं। बताइए माध्यक का क्या फॉर्मूला होता है? मीडियन L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाई बाई एच। एच और एक वैल्यू रह गई, एच होता है इन इंटरवल जो है 70 से 75, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 5। ये सारी वैल्यूज अब हम यहां पुट करते हैं। एल के प्लेस पर लिखिए 55, एन बाई टू क्या था? 15, और उसमें से आपको सी एफ को माइनस करना है 13 को, एफ से डिवाइड करना है 6 और एच की वैल्यू है 5। ओके, 15 माइनस 13 की वैल्यू 2, और 2/6 का मतलब है 1/3, यानी 55 प्लस 5/3। अब एलसीएम मत लेना, पहले 5/3 को सिंप्लीफाई कर लाओ, यानी 3 से 5 को डिवाइड कर लो। 3 1 जा 3, 2 डेसिमल डेसिमल 0 0, 3 6 जा 18, अगेन 2, फिर से एक और 0 आप लिखेंगे, फिर से 6 पर जाएगा, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 1.666 ऐसे। और जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो 55 में 1 ऐड होगा, 56 पॉइंट, आप ऐसे लिख लीजिए, या और अच्छे तरीके से लिखना चाहें तो 2 दशमलव स्थानों तक शुद्ध मान निकाल दीजिए, यानी 56.67। ये है माध्यक। और 5 नंबर का सवाल है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान, सिर्फ अगर आपको माध्यक का फॉर्मूला पता है तो। अब इस क्वेश्चन की चॉइस में देखिए, ये माध्यक वेट का था, वेट भार, तो जो माध्यक आपका आंसर आया है यहां 56.67, 56.67 किलोग्राम, क्योंकि ये वेट का माध्यक है तो वेट की यूनिट लग जाएगी किलोग्राम। ये चॉइस वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमें मीन यानी माध्य ढूंढ कर लाना है। ये टेबल भी मैं बना देती हूं। खर्च दे रखा है 100 से 150, 150 से 200, 250, 300 और 350 तक, ये तो है खर्च यानी एक्सपेंडिचर। और परिवारों की संख्या, कितने परिवार हैं? परिवारों की संख्या, ये वैल्यूज हैं 4 5 12 2 2, 4 5 12 2 2। स्टेटमेंट आपको ध्यान से देख लेनी है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये जो परिवारों की संख्या होती है ये एफ आई की वैल्यू होती है। ओके, अब हमें क्या ढूंढना है? माध्य। माध्य का क्या फॉर्मूला होता है? समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, यानी आपको एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई करनी है, उस कॉलम का सम डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। समेशन एफ आई जब आप करेंगे, ये एफ आई है, इन्हीं का सम कर लीजिए, ये तो सम आ गया 25। अब ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? एक्स आई तो हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, ये जो टर्म दे रखी है हमें खर्च वाली, यहां से हम एक्स आई को ढूंढ के लाएंगे। एक्स आई कैसे ढूंढते हैं? 100 और 150, 100 और 150 के बीच में कौन होता है? 125, और यही है एक्स आई। सबसे पहले आप इसका मिड पॉइंट लिखेंगे 125, 150 और 200 175, 200 और 250 के बीच में 225 होता है, 250 और 300 के बीच में 275, और ये 325। ये आ गया एक्स आई, ये है एफ आई, ये एक्स आई, इन दोनों की आपको मल्टीप्लाई करनी है। दोनों कॉलम की मल्टीप्लाई, उनका सम डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। अब 125 4 जा 500, 5 इंटू 175 875 आ जाएगा,
12 और 2 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2700। 275 का डबल 550 और 2 इंटू 3 टू 5 650। अब आप इन सभी नंबर्स को ऐड कर लीजिए। जब आप इन्हें ऐड करेंगे 5275, बस आपको ये वैल्यू यहां पुट कर देनी है। 5275 डिवाइडेड बाय 25, 25 टू जा 50, 211 और ये वैल्यू आ गई माध्य की यानी मीन की। और इसी के साथ ये पूरा पेपर आपने कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके नंबर बहुत अच्छे आए तो इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ कल तक की बात है, सारे साल की आपकी मेहनत सिर्फ एक दिन में जज कर ली जाएगी कि आपने कितनी मेहनत की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अब की बार मैथ्स का रिजल्ट 100% आ जाए, कोई भी बच्चा फेल ना हो। हम सभी टीचर्स ये चाहते हैं और हम सब आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आपके स्कूल वाले टीचर्स भी आपको बहुत पढ़ाते हैं और आप क्या एक छोटा सा बटन नहीं दबा सकते? चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप एक बटन को प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए, सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।